नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने अभी हाल ही में वैकेंसी निकाली है टीजीटी और पीजीटी के लिए। आइए देखते हैं आपको क्या क्या उसके अंदर प्रावधान दिए हुए हैं फॉर्म भरने के लिए, कितने पोस्ट हैं, क्या तारीख है और किस तरीके से हमें उस फॉर्म को भरना है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसमें टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए वैकेंसी निकाली है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, प्रारंभ करने की तिथि है, वो 9 जून 2022 है। 9 जून यानी आज 10 जून हो गया है, यानी आप कल से आवेदन कर सकते हैं। मतलब कर सकते थे, आपने आवेदन प्रारंभ भी कर दिए होंगे, कुछ बच्चों ने तो फटाफट से, कुछ अभ्यर्थियों ने तो बहुत जल्दी आवेदन प्रारंभ कर दिए होंगे। तो इस आवेदन करने की तिथि हमारी 9 तारीख है। और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं? आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, पंजीकरण की अंतिम तिथि, पंजीकरण की हमारी अंतिम तिथि है 3 जुलाई। पंजीकरण की ध्यान रखिएगा, पंजीकरण की अंतिम तिथि, लगभग 1 महीने का समय आपको दे रही है सरकार। तो इस 1 महीने के समय में आप क्या कर सकते हैं, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं, अपने आप को फॉर्म भर सकते हैं। और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 दिन और आप ऐड कर लीजिए, यानी 3 3 6 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है और सबमिट करने की जो तिथि है वो 9 जुलाई है। तो कुल मिला के पूरा 1 महीने का समय है। उस 1 महीने के समय में आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या हमें नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, क्या क्या तारीखें दी हुई हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है कि आपको माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है हमारी www.upsessb.org, ये जो आपको पीछे यहाँ पे लिखी हुई है www.upsessb.org, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप सीधे वहाँ पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके जितनी भी आपकी योग्यताएं हैं उसके आधार पे आप अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का चयन कर सकते हैं। विषय का चयन करने के बाद अपने आवेदन को पूर्णतः भर के फीस सबमिट करके आप उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो विज्ञप्ति निकाली है उसमें जो पोस्ट हैं उसकी संख्या कितनी है इसके बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया बढ़ाया जाना ये किस पे निर्भर करता है, ये आपका पूरा का पूरा आपका जो आयोग है उस पर निर्भर करता है कि कितना आपको बढ़ाना है, कितना उन्हें कैंडिडेट की संख्या को कम करना है। ये सारा कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। तो रजिस्ट्रेशन पहले करा लेना है, उसके बाद आपको द्वितीय चरण में शुल्क का भुगतान करना है और तृतीय चरण में, अच्छा शुल्क भुगतान में भी आप देख लीजिए कितना आपको शुल्क भुगतान करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। शुल्क भुगतान में अगर आप अगर आप अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी से आते हैं, अनारक्षित या सामान्य श्रेणी से आते हैं, तो आपका जो आवेदन शुल्क है वो आपका कितना रहेगा, 700 रुपये रहेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर आप अनारक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपका आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 700 रुपये रहेगा। ठीक है, इस 700 रुपये को आपको सबमिट करना होगा, तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्म का आगे सबमिट करने का लिंक मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अनारक्षित सामान्य श्रेणी के लिए 700 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया यानी आप जब इसको ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे तो उसके लिए जो शुल्क आपको दे होगा वो 50 रुपये होगा, यानी कुल मिला के आपका जो फॉर्म पड़ेगा वो 750 रुपये का फॉर्म पड़ेगा आपको, सामान्य अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो। द्वितीय, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कौन है, आप सब जानते होंगे, जिनकी इनकम, सरकार के द्वारा एक नियम प्रावधान बनाया गया है कि जिन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, वो एक सर्टिफिकेट बनवा के, परिवार की और भी क्लॉज है उसमें, उनको आपने पढ़ा होगा, तो आप परिवार का क्या बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद जो यहाँ से आपकी इनकम निकल के आएगी और सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बाद जो आवेदन शुल्क आएगा वो आपका आवेदन शुल्क कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा।
वही 50 रुपये प्रक्रिया के साथ, तो इसका जो अमाउंट आपका पड़ेगा वो हो जाएगा 450 रुपये। पिछड़ा वर्ग के लिए भी बिल्कुल सामान्य वर्ग की भांति 750 रुपये आपको दे होंगे, शुल्क जमा करना होगा। अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 250 रुपये देने होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप महिला हैं और तो भी आपको कुछ अलग से ऐसा छूट नहीं है। महिलाओं में भी अगर सामान्य श्रेणी की महिलाएं हैं, जनरल वार्ड की महिलाएं हैं, तो उनके लिए 750 रुपये ही, ओबीसी की हो 750 रुपये। बाकी अगर आप अलग कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में आती हैं तो आपके उन्हीं उसी के अनुसार आपकी फीस में छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए बिल्कुल ही माफ़ी की गई है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। फॉर्म सबमिशन आप कर सकते हैं। फॉर्म सबमिशन के लिए आपको क्या करना है बेटा, ये जरूर ध्यान रखें कि आपको सारे आपको जो भी फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना है। ऑफलाइन माध्यम से आपका कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो इस बात को बिल्कुल गंभीरता से समझें। अगर आप सोचेंगे कि हम ऑफलाइन तरीके से, या कोई आपको झांसा देता है या आपको बोलता है कि ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म की फिलिंग ऑनलाइन ही है। और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने के लिए, जैसा कि आपको पूर्व में पता होगा कि आपको फोटो चाहिए, तो फोटो के लिए आकार दिया हुआ है और चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए, चश्मे से आंखें दिखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, उनका चश्मा पहनते हैं, उनके लिए ये बात ध्यान रखनी है कि उनको उनकी आंखें एकदम स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। चश्मे के लेंस से पार करते हुए उनकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। अगली एक और बात करें तो फोटो जो है वो आपके हल्के ग्रे रंग की बैकग्राउंड होनी चाहिए या फिर सफ़ेद बैकग्राउंड होनी चाहिए। नीली, पीली, काली, हरी इस तरीके की बैकग्राउंड इसमें आपकी मान्य नहीं होगी। तो अपने फोटो को जब भी आप अपलोड करें तो इस बात का ध्यान रखें, या जब भी आप फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका सफ़ेद या ग्रे कलर का होना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं और हमारी क्या क्या योग्यताएं इसके अंदर पूछा हुआ है। जो उम्र की सीमा है, उम्र की सीमा यहाँ पे कितनी की गई है, एक बात ध्यान रखिएगा, आप कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए। कब होने चाहिए 21 वर्ष के? 21 वर्ष के आप होने चाहिए 1 जुलाई 2022 को आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए। एक और बात, जो इस समय आपके लिए जो पदों की संख्या निर्धारित की गई है वो 3539 पद हैं कुल। अब 3539 पदों में विषय बार अलग अलग आवंटन है कि किस विषय के कितने पद हैं। बालक वर्ग के अलग हैं, बालिका वर्ग के अलग हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो कुल पद सृजित किए गए हैं, कुल पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, उन पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 3500 कितनी है? 39 पदों के लिए इसमें विज्ञप्ति निकाली गई है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता में ये बात ध्यान रखें कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। आपके लिए जो टीजीटी के लिए है, तो सबसे पहले तो जिस विषय से आप भरने वाले हैं उसकी अहर्ता ये है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए। बाकी अभी हम डिटेल में उसको डिस्कशन करेंगे। तो उसकी उसी विषय से आपने ग्रेजुएशन यानी स्नातक किया हो, साथ ही साथ आपने बीएड, डीएलएड और बीपीएड इस तरीके के कोर्स किए हों जो आपको इसके लिए योग्य बनाता है। इसके लिए आपको आपकी शैक्षिक योग्यता इस लेवल पे लेके आता है, ठीक है। वेतनमान यहाँ पे जो ग्रेड पे दे रखा है वो ग्रेड पे हमारा क्या हो जाएगा? 4600 ग्रेड पे है लेवल 7 का, यानी आपके हाथ में 44,000 यानी 45,000 से लेके 1,42,000 के बीच में वेतन आपको मिलेगा। और ये मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा वेतन है टीजीटी के लिए। 4600 ग्रेड पे, जिसमें आपके और भी भत्ते जब यहाँ पे लगेंगे तो उस हिसाब से लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आरक्षण का स्लैब बिल्कुल वैसा ही है जो हर राज्य में या उत्तर प्रदेश की अन्य वैकेंसियों में रहता है। आरक्षण किसको कितना प्रतिशत मिलना है ये सारा कुछ तय है। जिसके पास आरक्षण जिसको लेना है उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उसके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उन्हीं सारे अभ्यर्थियों को उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आपको ये लाभ चाहिए तो मूल निवास बनाइए, अन्यथा आप बिना आरक्षण के फाइट कर सकते हैं इसमें मूल निवास अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आपके पास मूल निवास होगा। तो हर किसी का आरक्षण अलग अलग है। इस सारे आरक्षण को आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, ओके।
परीक्षा केंद्र के लिए अगर हम बात करें तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सभी जनपद मुख्यालयों पे ही होगा। कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है, यानी आपको परीक्षा केंद्र जो भी मिलेगा उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आयोग आपको जो परीक्षा केंद्र देगा आपको उसी परीक्षा केंद्र पे जाके परीक्षा देनी होगी। ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये समझना है, आपको एक लिखित परीक्षा देनी है। लिखित परीक्षा देने का अर्थ ये है कि यहाँ पे एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है। और ये जो परीक्षा है, ये लिखित परीक्षा, ये 500 अंकों की लिखित परीक्षा है। 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपके कुल 125 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का जो अंक होगा वो आपका 4 होगा, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास। आपको 125 प्रश्न, यहाँ पे 125 प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। 125 प्रश्न हल करने के जो अंक हैं आपके पास 500 नंबर हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 4 नंबर है। तो इस हिसाब से आप प्रत्येक प्रश्न को हल करके 500 अंक अर्जित कर सकते हैं। दूसरी एक और खास बात यहाँ पे दी हुई है कि समय अवधि यहाँ पे कितने घंटे की है, 2 घंटे की। तो अब आप मान के चल सकते हैं 2 घंटे यानी 120 मिनट होते हैं और 120 मिनट में आपको 125 प्रश्न हल करने हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के हिस्से में 1 मिनट से कम का समय आपको मिलेगा। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय होगा। 4 दिए होंगे उत्तर, उसमें से एक भरना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एग्जाम में जो आप पेन का प्रयोग करेंगे वो काली स्याही का बॉल पेन प्रयोग करेंगे। काली स्याही का बॉल पेन आपको प्रयोग करना होगा, समझ गए आप नीला पेन प्रयोग नहीं करेंगे, काला पेन जेल प्रयोग नहीं करेंगे, काली स्याही का बॉल पेन प्रयोग करना है। ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन है, ज़्यादातर जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम में हम काले ही पेन का प्रयोग करते हैं। तो इस बात के लिए कुछ नया तो आपको समझ आया नहीं होगा कि ये तो यार पुरानी ही बात है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ध्यान रखें, जितनी भी आपकी विज्ञप्ति हुई हैं उससे आपके 25% ज़्यादा अभ्यर्थी लिए जाएंगे, उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही होगा। आवंटन भी अपने अनुसार ही किया जाएगा। एक और बात ध्यान रखें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई ज़्यादा सूचना दी नहीं गई है, परंतु ये माना जा सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नकारात्मक आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो सही अंक होने पे आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत होने के बारे में कुछ दिया नहीं है अभी तक हमने जो पढ़ा है। तो यहाँ पे ये मान के चले नेगेटिव मार्किंग सामान्यता नहीं होगी। ठीक है। एक ये क्लॉज आप जरूर पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे पुरुष से हुआ है जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, वो आपके इस पोस्ट के लिए अयोग्य साबित होंगी। यानी अगर किसी पुरुष की शादियां हुई हैं, 2 शादियां हुई हैं, दोनों पत्नियां जीवित हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए अयोग्य है। अगर किसी महिला की शादी ऐसे पुरुष से हुई है जिसकी पहले से कोई पत्नी है, जीवित है, और तो वो भी महिला क्या हो जाएगी, अयोग्य हो जाएगी नियमानुसार। ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक उसका मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है तो आप इसके योग्य नहीं हैं। एक और बात ध्यान रखें कि समय से ही आप आवेदन कर दें। समय से आवेदन करने का फ़ायदा ये है कि आपको पूरा समय मिलता है पेमेंट करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंतिम समय में पेमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है और फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए आप सही समय पे सही पेमेंट करें। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग की बात करें, बालक वर्ग के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसमें
योग्य हैं, यानी इनकी योग्यता पुरुष और महिला दोनों की इसमें है। एक और ध्यान रखें, इसमें बालक वर्ग में अलग अलग वैकेंसी हैं और अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग आपको वो दिया हुआ है कि किस में कितनी वैकेंसी आपको दी हुई है। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में हमारी जो वैकेंसी है वो आपकी जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए 275 है और ओबीसी के लिए 156 है, एससी के लिए 79 है, एसटी के लिए 1, यानी कुल मिला के 511 जो वैकेंसी है वो आपकी किसके लिए हैं, सामान्य वर्ग के इंग्लिश के लिए हैं 511 टोटल, जिसमें 275 आपकी सामान्य वर्ग के लिए। हिंदी में है 294, कुल हैं आपके पास 509। गणित में है जनरल के लिए 296, कुल मिला के 508। सामाजिक विज्ञान के लिए है 156, कुल मिला के 337। संस्कृत में है 191, कुल मिला के 264। शारीरिक शिक्षा विज्ञान में है 285, कुल मिला के 499। कला में आपका कुल मिला के 132, गृह विज्ञान में 139। तो इसी अनुसार आपको अलग अलग वैकेंसी दी हुई है, तो आपका जो भी विषय हो उस विषय अनुसार आप अपनी वैकेंसी को देख सकते हैं। कुल मिला के हमारे पास 3213 वैकेंसी बालक वर्ग के लिए है और सामान्य वर्ग के लिए इसमें जो वैकेंसी है वो 1840 है और ओबीसी के लिए जो वैकेंसी है वो 866 है आपकी। बाकी एससी के लिए 503 और एसटी के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, बालिका वर्ग जिसमें आपकी केवल महिला जो अभ्यर्थी हैं वही इसमें योग्य मानी जाएंगी, उन्हीं वही इस फॉर्म को भर सकती हैं बालिका वर्ग के लिए। तो इसमें भी जो आपको वैकेंसी गिवन है वो भी बढ़िया। इंग्लिश में जनरल के लिए 36, टोटल 46 हैं। हिंदी में 33 हैं, टोटल 48 हैं। गणित में 17 हैं, टोटल 25 हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान वर्ग जो सबसे ज़्यादा भारी वर्ग विज्ञान और गणित वर्ग होते हैं, तो इसमें आपकी 41 वैकेंसी टोटल हैं और 25 आपकी जनरल वार्ड की वैकेंसी है बालिका वर्ग के लिए। तो इन वैकेंसी को ध्यान रखें और इन वैकेंसी के साथ साथ आपको शैक्षिक अर्हता भी दी हुई है। हिंदी के लिए जो है आपके पास बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री चाहिए, ये अर्हता है। इसके अलावा क्या है, बीए चाहिए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड एवं अन्य समकक्ष। अनिवार्य अर्हता में बीएड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। जिन बच्चों के पास बीएड नहीं है, बीएड के समकक्ष डिग्री नहीं है, उन अभ्यर्थियों को इस फॉर्म को भरना एकदम वर्जित है। भर के कोई फायदा नहीं होगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखें, ये शैक्षिक योग्यताएं हैं। इसके बाद वरीयमान योग्यताएं जो आपकी मेरिट में आपको फायदा देंगी वो अलग अलग हैं, इसको आप लेंगे, प्रमाण पत्र लगाना होगा। गणित में दोनों चीजें, जिन्होंने बीए गणित किया है या बीएससी गणित किया है, ये दोनों के दोनों इसके लिए योग्य है और बीएड तो चाहिए ही चाहिए, वो सभी के लिए बीएड आपके लिए अनिवार्य है। गृह विज्ञान या होम इकोनॉमिक्स या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान में या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक चाहिए और बीएड होना जरूरी है। बीएड इसके लिए भी समकक्ष योग्यता या बीएड के समकक्ष योग्यता आपको चाहिए। सेम बाकी सबके लिए बिल्कुल बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पे विज्ञान वर्ग की, विज्ञान वर्ग के लिए देख लेते हैं। विज्ञान वर्ग के लिए अलग अलग योग्यताएं दी होंगी। विज्ञान वर्ग में जिन बच्चों के भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी नहीं है, अगर जिन्होंने फाइनल ईयर में, खासकर से रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, उन्होंने अगर अंतिम वर्ष में फाइनल ईयर में भौतिक विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान नहीं लिया है, तो वो इसके लिए अयोग्य घोषित होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, जिनके पास भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों होंगे एक साथ, वही विज्ञान वर्ग के लिए मान्य होंगे, अन्यथा उनकी अयोग्यता निर्धारित हो जाएगी। वो फॉर्म भरें तो कोई फायदा नहीं है और बीएड डिग्री तो सभी को चाहिए। जीव विज्ञान में भी वही है कि आपके पास जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में। आपने अगर बॉटनी केमिस्ट्री ली है या जूलॉजी केमिस्ट्री ली है तो आप इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो ये एक आपको अर्हता यहाँ पे दी हुई है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। बाकी सामाजिक और इन सब में आपको सबको पता ही है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। जो विज्ञान और इसकी जो मुख्य चिंता रहती है गणित वर्ग की, विज्ञान की और जीव विज्ञान की, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, कवर कर दिए। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि टीजीटी के फॉर्म के लिए आपको करना क्या है।
टीजीटी के फॉर्म के लिए फटाफट से आप वेबसाइट पे जाएं, क्लिक करें, फॉर्म फिल करें। जो अनिवार्य अर्हताएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म फीस बता दी है, किसके लिए कितना चाहिए। बीएड डिग्री जरूर चाहिए और आपको बीएड के समकक्ष अगर कोई डिग्री है आपके पास तो वो भी आपकी चलेगी। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखें कि जिस विषय के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस विषय में आपका स्नातक होना चाहिए। तो ये उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो है आपके काम आएगा और इसके पाठ्यक्रम के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।